तो हेलो दोस्तों, हम बताते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और ट्रिक के साथ। ना आपको याद करने की ज़रूरत, ना आपको पढ़ने की ज़रूरत, बस सुनने की ज़रूरत है। एयरफोन लगा के भी सुन सकते हो, ये फ़ोन पास में रख के सुन सकते हो, फ़ोन को देखते हुए सुन सकते हो, बस सुनने से याद हो जाएंगे। ठीक है जी, ट्रिक के साथ बताएंगे। भाग 1, संघ यानी कि राज्य क्षेत्र। संघ यानी कि पूरा देश। भाग 1 में हम पूरे देश को ले लेंगे, हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया। ठीक है जी, भाग 1 में ले लिया। फिर भाग 1 में अनुच्छेद 1 यानी कि 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं इसमें आर्टिकल। अनुच्छेद 1 में दिया गया भारतीय भारतीय दैट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है जी, भारत एक राज्यों का संघ है। ये तो शुरू में तो यही देंगे कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है जी। फिर हम आर्टिकल 2 में देंगे यानी अनुच्छेद 2 में देंगे नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि जो नए राज्य बनते हैं उनका प्रवेश करा जाए। ठीक है जी, जो नए राज्य हैं उन्हें हमारे देश में लाया जाए, यानी कि ठीक है जी, ला दिया गया। तो बाद में अनुच्छेद 3 में यानी आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन, यानी कि नया राज्य, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे भारत में, पाकिस्तान चुट्टू सा पाकिस्तान हमारे भारत में आना चाहे, चिंदी सा पाकिस्तान हमारे भारत में आना चाहे, तो हम आर्टिकल 3 के तहत उसे हमारे भारत में मिला लेंगे। हम उसे ऐसा मान लेंगे जैसे कि गरीबों को खाना खिला देते हैं, वैसे हम उसे अपने पास बुलाकर हम उसे खाना वाना खिलाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमारा दिल बहुत अच्छा। ठीक है जी, कोई दिक्कत ना। भाग 2 आ जाता है जी आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 2 में आ जाती नागरिकता। जब भाग 1 में तुमने संघ यानी कि पूरा भारत लिया, तो उसमें नागरिकताओं को भी तो बसाओ, नागरिकों को बसाओ, नागरिकता भी तो दो। अब पता कैसे चलेगा कौन कहाँ का है। ठीक है जी। जो अनुच्छेद 5 है, तो इसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ में जब संविधान बना था उस टाइम पे नागरिकता किसे किसे मिली हुई थी, ये हम अनुच्छेद 5 में देखेंगे। अनुच्छेद 5 में देखने के बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 6 में कि 6 में कि पाकिस्तान से भारत को जो आए हैं, जो पाकिस्तान से भारत को आए हैं उन्हें तो हम आराम से बसाएंगे। भाई आओ रहो, तुम सही जगह आएगे, कोई दिक्कत ना है। नल्ला पाकिस्तान से अच्छा कि भारत में रहो, तो भारत में आ जाते हैं आर्टिकल 6 में। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 9। अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त। आर्टिकल 9 यानी कि 9 का मतलब है कि तुमने 6 में तो पाकिस्तान से भारत आए, फिर 9 में अगर स्वेच्छा से तुम कहीं और चले गए, जैसे यूएसए वगैरह चले गए, तुम पैसा कमाने की ज़्यादा तलब ही तुम्हें, तुम यूएसए जाकर सेटल हो गए, तो तुम्हारी जो भारत की वो है जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यानी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, 9 में समाप्त हो जाएगी। फिर 11 में नागरिकता संबंधित कानून अधिकार संसद, जो नागरिकता संबंधी कानून है 11 के तहत, जो बराबर करने यानी कि कानून है सबको, तो वो संसद देखेगी। ऐसे ना कि कोई भी आए कि कुछ भी छेड़खानी करता है, संसद देखेगी 11 के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून है जो संसद देखेगी। ठीक है जी। फिर आ जाता है जी भाग 3। मोस्ट जो अनुच्छेद या आर्टिकल हैं उन्हें ही पढ़ेंगे हम, बाकी बेफजूल की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। मूल अधिकार भाग 3 में जब तुमने नागरिक बसाए भाग 2 में, पहले भाग 1 में तुमने जो है राज्य यानी कि संघ, जो पूरा भारत था वो भाग 1 में आ गया। फिर भाग 2 में तुमने नागरिकता दी। फिर भाग 3 में तुम मूल अधिकार भी तो दो, 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है जी, 12 से 35 तक दे दिए। ठीक है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में आ जाता है संसद कानून। संसद कानून बनाएगी, मौलिक अधिकारों से असंगत तो न्यायालय इन कानूनों को समाप्त कर सकता है। जो संसद कानून बनाएगी मौलिक अधिकारों से असंगत तो न्यायालय इन कानूनों को समाप्त कर सकता है, यानी कि संसद ने तुम्हारे खिलाफ कोई कानून बना दिया इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ, यानी कि तुम्हें मौलिक अधिकार मिले हुए, संसद ने कोई कानून बना दिया इसके खिलाफ, तो जो न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो तुम्हारी सुनवाई करेगा और तुम्हें मौलिक अधिकार दिलवाएगा, और जो संसद ने कानून बनाए हैं उन्हें रद्द कर देगा भाग 13 के अनुसार।
न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है जी, जस्टिस रिव्यू, ठीक है। 13 में जो मतलब ऐसा मान लीजिए जो तुम्हारे मूल अधिकार हैं, अगर उन्हें किसी ने छीनने की कोशिश करी है तो उन्हें जो संसद है वो तुम्हें दिलाएगी, ठीक है जी। भाग 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कि या विधि का शासन, यानी कि विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के निगाह में सब समान है। 14 यानी कि कानून की निगाह में सब समान है। 14 आर्टिकल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आता है पेपर में। और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 का पहला, अनुच्छेद 15 में 5 पार्ट हैं, हम मोस्ट पढ़ेंगे। तो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 में क्या आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा, तो 5 चीज़ें, धर्म, धर्म के नीचे जाति, जाति के नीचे लिंग, लिंग, वंश, जन्म स्थान, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, ये देखो जन्म कहाँ हुआ है, फिर तुम्हारा धर्म क्या है, फिर तुम्हारी जाति क्या है, फिर तुम्हारा वंश क्या है, फिर तुम्हारा लिंग क्या है। इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तुम किसी भी जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के हो, कोई भेदभाव नहीं। फिर 15 का 6, 15 का 6 और 16 का 6 हम एक साथ पढ़ लेते हैं। इसमें EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण है। जो कमज़ोर वर्ग हैं 15 के 6 और 16 के 6 में जो कमज़ोर वर्ग है उन्हें आरक्षण है, ठीक है जी। 103 व संविधान संशोधन 2019 के तहत यह आर्टिकल जोड़ा गया। मैं अनुच्छेद को इंग्लिश में अगर आर्टिकल बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां, सरकारी पद, इनमें लोक नियोजन में अफसर में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि मतलब इसे कि सिर्फ किसी भी वर्ग को, जैसे मान लीजिए मतलब SC, OBC, जनरल, मतलब कि जनरल की सारी वैकेंसियाँ यूँ नहीं कहा जाएगा, सबको बराबर वो दिया जाएगा, पेपर सबका समान आएगा। ये 16 में दिया गया है, ठीक है जी। 17 में अस्पृश्यता कांत, जब तुमने 16 में हमें जो है वो दे दिया, मतलब नौकरियों में समानता दे दी, तो 17 में फिर अस्पृश्यता, छुआछूत का भी तो अंत करो कि लोगों के अंदर जो भेदभाव है उसे अंत करो। फिर तुम 18 में उपाधियों का अंत करो। जो कोई भी अपने आगे उपाधि लगा लेता है, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, ये झोला छाप डॉक्टर अपने आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, ठीक है जी। कोई कहीं मतलब कुछ भी हुआ, कैसे भी हुआ, अपने आगे मतलब कुछ ना कुछ वो लगा लेते हैं, सरनेम वगैरह लगा लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, नो भाई मैं वो हूँ, मैं यूँ हूँ। मतलब ये चीज़ें बंद करी जाएँ। शिक्षा और सेना के संबंध में चीज़ें बस रखी जाए, शिक्षा और सेना। सेना तो हमारे देखो देश की जान है, सेना के बिना तो हमारा देश क्या है। और शिक्षा, शिक्षा तो वो है, शिक्षा भीमराव अम्बेडकर का एक कथन सुनाता हूँ मैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये भीमराव अम्बेडकर जी का कथन था। हमारे सबसे माननीय और सबसे महान व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है ये, ठीक है जी। भाग 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, जो झोला छाप चीज़ें थी उनका बंद कर दी गई, ठीक है जी। भाग 19 में विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने की अधिकार है, यानी कि 19A में विचार अभिव्यक्ति, यानी कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी भाषण दे सकते हैं, सो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं, या फिर हम चुप रह सकते हैं। हमारा मन है हम नहीं बोल रहे कहीं भी, हम चुप रह सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं कहीं सभा में। मगर इस चीज़ का एक चीज़ ध्यान रखना, किसी दूसरे को इस चीज़ का बुरा ना लगे बस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि दूसरे को तुम्हारा भाषण तुम गाली दे देते हो कहीं, ये चीज़ गलत है। तुम्हारी कही हुई बात किसी दूसरे को बुरी नहीं लगनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि जब तुमने बोलने का अधिकार दिया, ठीक है जी, बोलने का अधिकार दिया, तो तुम अनुच्छेद 21 में दोष सिद्धि से संरक्षण दो, यानी कि इसका मैं वो बता रहा हूँ, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। जो दोष सिद्धि यानी कि दोष हमारा सिद्ध हुआ है, यानी कि जब दोष सिद्ध होगा उससे पहले हमें संरक्षण दो,
यानी कि पुलिस वाले क्या करते हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पुलिस वाले सब एक से ना होते हैं, सब में अंतर होता है, मगर यूँ है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो दोष सिद्धि में संरक्षण यानी कि आर्टिकल 20 में, यानी पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं, उसे पहले ही नु कह देते हैं तू मतलब दोषी है, ये जो है बदनाम हो जाता पहले ही पकड़ कर ले जाने में ही। तो ये चीज़ गलत है, जब तक दोष सिद्ध ना हो जब तक उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ठीक है जी। एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। अगर किसी आदमी ने एक बार अपराध कर लिया किसी मामले में, यानी कि कई ऐसा मान लीजिए किसी का मर्डर करा और उसमें एक बार उसे मतलब सज़ा मिल चुकी है, अगर दोबारा वो जिंदा पाया जाता आदमी और वो दोबारा उस संसद के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, पुलिस स्टेशन के सामने उसे रख के काटेगा, तब भी उसे दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? कारण ये है जब उसे एक बार एक सज़ा के लिए एक बार दंड मिल चुका है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये फ़ायदा नहीं होता तो अक्सर लोग केस लगा दिया करते और फिर बाद में ज़िंदे घूमते कि हमें मार दिया, उसका ये रेप कर दिया, उसके साथ ये कर दिया। तो इससे सही हुआ स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही दो, पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं, ये चीज़ बाध्य नहीं है। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 21 में, प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता अधिकार। सबसे बड़ा अनुच्छेद है प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता अधिकार 21 में। इसमें है प्राण यानी कि लाइफ, आपके जीने का तरीका 21 में हम किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से रहते हैं, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। हम किसी भी तरीके से रहें, किसी भी तरीके से जिएं, इसमें हमें कोई वो नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा 21 में। ठीक है जी। फिर 21A में आ जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार है, इसमें शिक्षा का अधिकार मिलेगा। और जी अनुच्छेद 23 यानी कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यानी कि जब तुमने 21 में जीने का अधिकार दे दिया हमें पूरा, तो 23 में हमें यूँ भी तो दो, कोई हमारा व्यापार न कर ले, कोई बच्चों से काम न करवा ले, 23 में बच्चों से काम न करवा ले। ठीक है। 24 में कारखानों में बच्चों का निवारण रोक, यानी कि 0 से 14 के बच्चे जो हैं, 0 से 14 वर्ष के बच्चे, जब तुमने हमें व्यापार करने से क्रय विक्रय, मानव का दुर्व्यवहार यानी कि मानव का क्रय विक्रय 23 में मना कर दिया, तो फिर 24 में ये तो देखो कारखानों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, ये 0 से 14 वर्ष के बच्चे, इन्हें भी हटाया जाए। तो ठीक है जी भाई। 24 में जो है कारखानों में बच्चों का निवारण रोक है 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर आ जाता अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, जो भाग 25 है। ठीक है जी। धर्म मानेंगे अब हम। फिर 27 में किसी भी धर्म की यानी कि किसी भी धर्म पर जो टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा, यानी कि पहले जजिया कर लगता था उसके FST के टाइम, उसके जजिया कर अब नहीं लगाया जाएगा। ऐसी चीज़, कुछ भी चीज़ जो धर्म से संबंधित हो वो कर नहीं लगाया जाएगा। किसी की इच्छा है अगर कोई मंदिर में या मस्जिद में, गुरुद्वारे में कोई दान देना चाहता है तो अपनी इच्छा है, ना ही उस पर जो पैसा गया है उसमें उस पर टैक्स लगेगा 27 के तहत। फिर 29 में अल्पसंख्यकों हित की संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक ST वर्ग जो होता है उसके हित का संरक्षण करो। जो कम लोग हैं, जो लोग कम हैं वो खुद तो ना ही इतने जागरूक हो पाते हैं, ना ही उन्हें कोई जागरूक होने देता है, तो इसलिए उनके लिए आरक्षण दिया जाए, सभी को समान करना हमें। ठीक है जी। 29 में जो अल्पसंख्यक होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये होते हैं जो 50% से कम होती है इनकी जनसंख्या। फिर आ जाता अनुच्छेद 3 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों, यानी कि जो ST वर्ग है या अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम वगैरह हैं, इन्हें जो है शिक्षण संस्थान खोलने में छूट है। ठीक है। 30 के तहत। फिर 32 में आ जाता संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाता है जी। इसमें 5 प्रकार की रेट हैं। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 22 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है जी। अनुच्छेद 33 जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिल चुका है तो सैन्य बलों का
फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। ठीक है। 33 में यानी कि 3-3 बराबर सैन्य बलों के फंडामेंटल राइट्स के सीमित करने का अधिकार संसद को होगा। ठीक है जी। फिर 34 में मार्शल लॉ सैन्य लागू हो तो संसद के नागरिक के लिए फंडामेंटल राइट्स सीमित। अगर मार्शल लॉ लागू हो तो यानी कि अगर सेना में कोई दिक्कत है, उनका एक मार्शल लॉ होता है। अगर तुम्हें मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है मतलब सेना से संबंधित, तो जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो सीमित कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। फिर भागा जाता 4 DPSP डायरेक्ट प्रिंस ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो तुमने यानी कि उसमें 3 में जो है तुमने वो दिए थे उन्हें मूल अधिकार, तो उन्हें मूल अधिकार तो दे दिया, मूल अधिकारों का अचार डालेंगे। मूल अधिकारों का अचार थोड़ी डालेंगे। मूल अधिकारों के साथ साथ तुम यूँ भी तो देखो राज्य तुम्हें क्या देगा। राज्य देगा तुम्हें 36 से 51 तक क्या क्या देगा। फिर 38 में आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य दे दिया जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य। फिर 39 में निःशुल्क विधिक सहायता लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए 38 में। फिर 39 में निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। फिर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करा जाए। 40 चारों ओर यानी कि 40 का मतलब चारों ओर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ठीक है जी। 43 में सहकारियाँ समितियाँ 97 संविधान संशोधन 2011 के अनुसार 9B में जोड़ा गया था। 43वां संविधान संशोधन 43B में सहकारियाँ समितियाँ जोड़ी गई। ठीक है जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर 44 समान नागरिक संहिता। ठीक है, 44 समान नागरिक संहिता ये भारत गोवा लागू मतलब सबसे पहले भारत में जो है गोवा ने लागू करा था 44वां संविधान संशोधन। समान नागरिक संहिता यानी सभी नागरिकों को समान दिया जाएगा। अनुच्छेद 47 पोषण लोकसभा का देखभाल। जब तुमने 44 में सबको समान कर दिया, जब 44 के तहत तुमने सब लोगों को समान कर दिया, तो 47 में पोषण और लोकसभा यानी कि लोक स्वास्थ्य की देखभाल भी तो करो। तुम वोटिंग के टाइम पे आएगा तो कह दोगे ना हम ये बांटेंगे वो बांटेंगे। अब 47 में उन्हें खाना पीना भी तो दो। ठीक है जी। 48 में पर्यावरण की रक्षा करेंगे। जब उन्हें 47 में खाना पीना मिलेगा तो 48 में वो पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ठीक है जी। 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग करी जाए। ठीक है जी। कार्यपालिका काम दिया जाए और न्यायपालिका काम दिया जाए। न्यायपालिका वो होती है सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करता। कार्यपालिका वो होती है जैसे पुलिस स्टेशन यानी कि जो कानून की देखभाल करते हैं। ठीक है। 51 क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीतियाँ। 51 जब तुमने मतलब उन्हें कार्यपालिका को काम दे दिया, न्यायपालिका को काम दे दिया, तो 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति आ जाएगी भाई, लोग अफरा तफरी कम रहेगी। फिर 4 क्या है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि 51A में 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है जी। फिर भाग 5 जाता संघ यूनियन। 100 अनुच्छेद है इसके अंदर, सबसे बड़ा भाग है ये। 52 से 151 तक। भाग 12 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है जी। राष्ट्रपति दे दो, कोई दिक्कत ना, कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है जी। फिर अनुच्छेद 53 आ जाता है राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रपति को हम जो है कार्यपालिका की शक्ति दे दो जी। लो जी, जब तुमने 52 के तहत एक राष्ट्रपति बना ही दिया तो 53 में उसे कार्यपालिका की शक्ति भी दे दो, कोई दिक्कत ना जी। 54 में निर्वाचन तो बताओ, उसका निर्वाचन कैसे करोगे तुम? अरे उसे चुनोगे कैसे? ये अपने घर से किसी उठा के ले आओगे? तो तुमने 52 में राष्ट्रपति बनाने की सोची है भाग 5 में, तो 53 में तुमने कार्यपालिका की शक्ति दी है उसे, तो 54 में ये तो बताओ चुनो कैसे? या किसी को अपने यार दोस्त को उठा के थोड़ी ले आओगे तुम, तरीके से चुनो। ठीक है जी। अब 55 में वो पद को छोड़कर भाग गया तो बस 55 में ये तो बताओ तुमने 54 में तो उसके होता है दिन निर्वाचन कैसे कैसे होगा।
ठीक है, चलो निर्वाचन तुमने कर लिया, चलो हमने मान लिया तुमने ठीक आदमी करा निर्वाचन, अच्छे का करा। ठीक है, फिर 55 में वो छोड़ कर भाग गया तो उसको तो बताओ। फिर चलो छोड़ कर भाग गया तो उसके बता दो जी कैसे कैसे होगा। ठीक है जी, फिर 56 में आ जाते हैं, फिर कार्यकाल तो बताओ उसका। भाई चलो तुम मान लिया हमने, छोड़ कर भी ना भागने का, सही है वो बंदा। तो फिर यूँ तो बताओ 56 के तहत कार्यकाल कितना टाइम का रहेगा उसका, कब से कब तक रख रहे हो उसे, कुछ तो बताया कर रखो उसे। फिर जो 57 अगर छोड़ के भाग जा, मतलब कार्यकाल भी उसका ख़त्म हो जाता है, पुनः निर्वाचन, या वो छोड़ के 55 के तहत भाग जाता तो पुनः निर्वाचन कैसे करोगे 57 में, ये तो बताओ। ठीक है जी, पुनः निर्वाचन कर लेंगे। फिर 58 उसकी योग्यता क्या है, योग्यता भी तो लो कुछ, ये तुम ऐसे थोड़ी हो किसी भी चलते फिरते को पकड़ के बैठा लोगे। वो 58 के तहत योग्यता लो उसकी, देखो उसमें योग्यता क्या क्या है, किसी अंधे को गूंगे बहरे को थोड़ी बैठा लोगे। ठीक है जी, फिर 59 में शर्तें रखो, शर्तें भी रखी जाएंगी उससे, ऐसी बात थोड़ी है। 48 में जब तुमने योग्यता देखी है उसमें क्या क्या क्वालिटी है, तो फिर 39 में उसे शर्तें रखवाओ, ये चीज़ें करेगा वो चीज़ें करेगा। ठीक है जी, झूठे वादे नहीं सच्चे वादे करवाओ 59 के तहत। ठीक है जी, अनुच्छेद 59 के तहत शर्तें हो गई। फिर अनुच्छेद 60 के तहत शपथ। अब जैसे वो शपथ लेना चाहे, मान लो तुम्हारी सरकार उसे पसंद ना आ रही है, तुम्हारा जो है सिस्टम समझ में नहीं आ रहा उसे, वो शपथ लेना चाह रहा है, तो किससे लेगा, CJI यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से लेगा। चलो जी कोई दिक्कत ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उससे लेगा। ठीक है जी, शपथ वो दिलाएगा। अरे यार शपथ, हाँ सॉरी, शपथ यानी कि जो आर्टिकल 60 है, इसमें शपथ का मतलब है कि जैसे कि शपथ तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं, इसमें गलत दे रखा है। इसमें जो है CM प्रधानमंत्री दिलाता शपथ तो इसे। ठीक है जी कोई दिक्कत ना। आर्टिकल 61 महाभियोग, यानी कि 61 के तहत जब तुमने 60 में से शपथ दिला दी है, यानी कि वो जोड़ दिया है, शपथ दे दी उसे। ठीक है कोई बात नहीं, अब उस पर जो 61 में अगर कोई गलतियाँ करता है तो उस पर महाभियोग भी तो लगाओगे तुम, महाभियोग लगाओ, महाभियोग लगाओगे। ठीक है जी कोई बात नहीं, महाभियोग लगा लोगे। फिर जी आर्टिकल 63 देखो, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 63 में, आर्टिकल 61 तक राष्ट्रपति खत्म हो गया, फिर आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति आ जाता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति दो भारत को। ठीक है, 64 में उसका राज्य का पदेन सभापति हो जाएगा अपने आप ही हो। 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है जी, खुद ब खुद। फिर 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब ये तो बताओ उसे कैसे चुनोगे, तुमने राष्ट्रपति को तो बता दिया ना ऐसे ऐसे चुनेंगे, उपराष्ट्रपति को भी तो बताओ कैसे कैसे चुनोगे। तो 66 के तहत उसे चुनोगे। ठीक है जी, 69 के तहत उसे शपथ दिलाओ। भाई ठीक है जी, उन्हें शपथ दिला दी, जब उसे चुन लिया 66 में तो उसे 69 में शपथ दिला दी। फिर 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हुए, इस मामले में निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगर देखो 71 के तहत ये है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन हो गया, दोनों चुने गए, अगर उनके चुनते समय उनमें कोई विवाद होता है या उनके यहाँ संबंधित कोई विवाद होता है चुनाव संबंधित, तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट देखेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, 72 में समाधान की शक्ति है, यानी कि 72 में यो है क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति किसी किसे क्षमा कर सकता है, 72 में क्षमा भी कर सके है। ठीक है जी, मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, फांसी को माफ़ कर सकता है, मार्शल लॉ को मना कर सकता है, माफ़ कर सकता है, सज़ा माफ़ कर सकता है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है जी, PM। ठीक है जी, उसमें प्रधानमंत्री 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देगा। 75 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है जी, जो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री लोकसभा में उत्तर देगा, जवाब देगा 75 के तहत। क्यों कैसे। 76 में महान्यायवादी आ जाता है जी, अटॉर्नी जनरल।
ठीक है जी, भारत सरकार का वकील आ जाता है जी। ठीक है, फिर 69 में आ जाती है, 79 में आ जाती है संसद। संसद के अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जो चौथा अंग होता है वो होती है मीडिया, मगर वो मान्य नहीं है, यानी कि वो मतलब अदृश्य है, ऐसा मान लीजिए। वो इसमें जिक्र नहीं करा गया है, मगर वो चौथा अंग होता है। तो अभी वीडियो ना देखी थी आप लोगों ने कि मीडिया वाली कहती है कि हम देश का चौथा पिलर हैं, तो वो लड़का कहता है कि मैडम जी हमें 15 साल से पिलर तोड़ने का एक्सपीरियंस है। क्या मैडम क्या? वो वाली वीडियो वो इससे रिलेटेड है। तो मतलब अनुच्छेद 88 में जाता है जी, राज्य। राज्य कुछ सदन है। राज्य ना कभी भंग होता है, राज्य का ना कोई कार्यकाल है, राज्य स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रीन्यू होते रहते हैं, यानी कि चेंज होते रहते हैं। 80 के तहत 81 में लोकसभा निम्न सदन है, यह इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, यह भंग करा जा सकता है। और आर्टिकल 85 संघ शस्त्रासन विधान मतलब शस्त्रावसन विघटन, ये सब चीज़ें 85 में दे दी गई। जब तुमने लोकसभा 81 में बना दी, 80 में जो राज्यसभा बना दी, 69 में तुमने जो जी संसद बना दी। तो अभी तो बताओ कौन किसका शस्त्र चलेगा, कौन संसद चलेगा, कौन विघटन होएगा, ये 85 में बताओ। ठीक है जी, 85 में बता दी। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अधिभाषण, राष्ट्रपति भाषण देगा जी। 87 में भाषण दे देगा, जो भाषण मत देगा, भाषण दे दिया जी। 93 में आएगा लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। 93 में आ जाएगा लोकसभा स्पीकर। ठीक है जी, लोकसभा स्पीकर तो भी आ। फिर 105 में आ जाएगा संसद के एमपी को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है जी। 108 में संयुक्त बैठक उल्लेख, यानी कि संसद में संयुक्त बैठक करी जाएगी 108 के तहत। जैसे 108 दिन के व्रत रखते हैं, अब ऐसे ही मान लो तुम संयुक्त में बैठक रखे जाएंगे। 108 दिन के व्रत तो खैर ना रखें, ये वहीं जो है पिज़्ज़ा बर्गर वहीं मारेंगे, ये चिकन मारेंगे वहीं, ये बड़े नालायक हमें। ये वहीं जो 108 के तहत चिकन विकन मारेंगे, संयुक्त बैठक में बुलाएगा। ठीक है जी, पिज़्ज़ा बर्गर मारे हैं वहीं, ये कोई व्रत रख रहे हैं। 110 में आ जाता है जी मनी बिल, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा। अब तुम सब कुछ तुमने कर लिया, खूब खाया, ठीक है, जो खूब पिज़्ज़ा बर्गर मारे तुमने। अब 105 में जो है तुमने वो बुलाया क्या, बैठक बुलाया, खूब पिज़्ज़ा बर्गर मारे। अब 110 के तहत 110 में तुम जिक्र बता दो अब तुमने धन विधेयक, यानी कि धन के बारे में, कितना बचा है, कितना है, कैसे है। ठीक है जी, बता दिया। फिर ठीक है 111 में आ जाता है जी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। जो विधेयक है इस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, सिग्नेचर करवाने होंगे उसके। जो विधेयक है किसी भी तरीके का विधेयक है, यानी कि विधेयक होता है जैसे कि कोई लेटर वगैरह हुआ, मतलब कोई भी ऐसा मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, ठीक है, कोई बिल्डिंग मतलब कोई सरकारी काम होना है, तो उसमें जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी 111 के तहत। फिर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि 12 महीने का, 112 में 12 महीने का जानकारी दोगे तुम, 112 के तहत 12 महीने की जानकारी दोगे बजट की। 114 में विनियोग विधेयक, यानी कि संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद पारित करवाना पड़ेगा, यानी कि संसद से पारित करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम 114 के तहत तुम बिल मतलब धन संपत्ति निकालना चाहते हो सरकार के खाते में से, तो तुम्हें संसद से अनुमति लेनी होगी। फिर 123 आ जाता है। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब देख रहा हो कि धन निकाल चुका है, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं ये, तो ठीक है 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा। ठीक है जी। 124 में आ जाता है जी सुप्रीम कोर्ट की वेतन भत्ते नियुक्ति संरचना। 124 में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते संरचना। और जी 126 में आ जाता है जी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होएगा, यानी कि जो मान्यवर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा होएगा जज, कार्यवाहक जो जज होएगा, कार्यवाहक जज भी तो दो। जब तुमने जी 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी है, तो 126 में उसे कार्यवाहक जज भी दो।
फिर 129 में सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख, यानी कि उससे 124 में तुमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, 126 में उसमें तुमने मुख्य न्यायाधीश दे दिया, ठीक है। 129 में कह दो उससे कि जो मतलब लेखा जोखा है या अभिलेख है, यानी कि उसने जिसने भी केस स्टडी करे हैं वो सब उसके पास रखे होने चाहिए लिखित रूप में, ठीक है जी। 131 में आया था सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता, यानी कि केंद्र राज्य विवाद, ठीक है जी, यानी कि इसे अधिकार दिए गए हैं केंद्र और राज्य के विवाद सुलझाने के लिए 131 के तहत, ठीक है, दे दो कोई दिक्कत ना। अब 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है, ठीक है जी, निर्णय आ जाता है, देखो क्या सुनाता है पता नहीं। 141 में सुप्रीम कोर्ट निर्णय अन्य जज को भी दे, अन्य उसे भी दे सकता है, न्यायालय को, हाई कोर्ट, सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन चीज़ों को, या जो मतलब छोटे छोटे न्यायालय हैं उन्हें 141 के तहत वो भेज सकता है, अगर उसके पास मतलब उसे लगता है कि ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है ये, छोटे न्यायालय संभाल लेंगे, तो वो छोटे न्यायालयों के पास भेज देगा। फिर 142 में पूर्ण न्याय, 142 में पूर्ण न्याय मिल जाएगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत ना, पूर्ण न्याय मिलेगा। 143 में राष्ट्रपति कानून की सलाह पर परामर्श लेगा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, ठीक है जी। 147 में अब राष्ट्रपति तू ले ला परामर्श। फिर 148 में CAG आ जाता है जी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है जी, जो लेखा जोखा रखेगा पूरे मतलब जिन्होंने ही बनाया ना उनका ही लेखा जोखा रखेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी दलाली कर रहा है, इस चीज़ की जानकारी रखेगा और जानकारी करके बताएगा, ठीक है जी। यहाँ तक ख़त्म हो जाता है आर्टिकल 148 तक, ठीक है। सभी वीडियो को लाइक करें, बाकी इससे अगली वीडियो जो है उससे और मतलब ट्रिक के साथ और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं, और आपको वीडियो के माध्यम से ही बता देंगे कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं आई तो भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को तो हर हाल में सब्सक्राइब करें। तो मैं अब कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, वो वाली तो तुमने कहानी सुनी होगी, जो मीडिया वाली लड़की की कहानी चल रही है। मीडिया वाली लड़की उससे पूछती है कि मतलब उससे पूछती है कि आप क्या करते हो, तो वो कहता है नो हम तो मज़दूर हैं, तो दूसरा कहता है मैडम जी क्या 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 मैडम जी क्या, तो कहती है आपका क्या मसला है, लड़का कहता है नहीं मैडम जी मेरे पास तो तसला है, तो वो बोलती है मीडिया वाली तो मैं क्या करूँ इसका, तो लड़का बोलता है कि मज़दूरी दिला दो, तो वो बोलता है कि मैं क्या यहाँ मज़दूरी बांटना आई हूँ, तो लड़का बोलता है कि हम कहाँ इंटरव्यू देना है, मतलब वो इंटरव्यू कहता है, यानी कि उसकी बेइज्जती करने की वजह से वो कहता है कि हम क्या है इंटरव्यू देना है, और उसकी फिर एडिटिंग करने वालों ने इतनी काटी बहुत ज़्यादा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। बाकी आप लोग बता सकते हैं जिन अगर ये देखिए गणपति बाबा का आशीर्वाद लें और अपने एग्ज़ाम को पास करें, ठीक है जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है जी। आपको तो एक बार बटन दबाना है, बस बटन भी क्या, आपके पास स्मार्टफोन है, आपको टच करना है, ठीक है जी। वहाँ तो टच कर लेते हो, यहाँ भी टच कर लो, फ़ोन को भी टच कर लो, वहाँ टच करने का मौका मिल जाए तो टच कर लेते हो। आगे किसी भी तरीके की अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं।